स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एडीबेस क्लासेस। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन सीरीज में हम सारे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट से, और इसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे जो प्रीवियस यूनिट है नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वो जो दोनों यूनिट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे एग्जाम आएगा अगर उस टाइम पे आप चीजों को पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा रिटेन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के अपने डिस्कशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो देखिए, एग्रीगेट डिमांड समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सेक्टर्स होते हैं, है ना। अब ये सारे सेक्टर्स मिलके ही एक इकोनॉमी को चलाने में मदद करते हैं। अब जैसे आप देखिए, हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं। हाउस होल्ड सेक्टर है, फॉर्म सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है एंड गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, मैं कोई पीपीटी वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को लाइव क्लास वाली फील आए। साथ में आप नोट्स बनाते चलिए, आपके नोट्स पे प्रिपेयर हो जाएंगे। जितना हम लोग जो मेन पॉइंट्स है सबको नोट डाउन करेंगे, और ज्यादा कथा टाइप का, कहानी टाइप की चीजें नहीं लिखेंगे। जो मेन चीजें होंगी ना चैप्टर में, उन चीजों को डिस्कस करके, उनकी रिलेवेंसी को डिस्कस करके उन्हीं को नोट डाउन करेंगे। हमें दूसरी नोट्स बनाते वक्त दूसरी कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपके ऐसे क्रिस्प होने चाहिए, बिल्कुल आप देखते ही उनको रिवाइज कर सको। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज्यादा एज दिस दैट मिर्च मसाला लगाने की कोई जरूरत नहीं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, साथ में लिखते चलिए। ठीक है, 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। कौन से हैं सर 4 सेक्टर्स? सबसे पहला हाउस होल्ड है, फर्म सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर है एंड फॉरेन सेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये चारों सेक्टर मिलके ही किसी भी इकोनॉमी को चलाने में हेल्प करते हैं। अब इकोनॉमी क्या होता है तो हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था। एक सिस्टम होता है जो लोगों को काम देता है और काम से उनको लाइवलीहुड मिलती है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है बच्चों, ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को चलाने वाले कौन है? तो इस सिस्टम को चलाने वाले ये 4 सेक्टर्स हैं। हाउस होल्ड, जिसमें सारे कंज्यूमर आते हैं, हम और आप, हम सब कंज्यूमर्स हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं वो हाउस होल्ड में आएंगे। फर्म सेक्टर, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज को जनरेट करते हैं, वो सारे किस में आएंगे? सर्वे फर्म सेक्टर में आएंगे। हमारी गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, तो जो सरकार है बच्चों, सरकार, वो सरकार जो है वो किसके अंदर आएगी? गवर्नमेंट सेक्टर। और हमारी कंट्री के अलावा, देखिए, हमारी कंट्री के अलावा जो भी चीज रह गई, जो भी चीज रह गई, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज आवर कंट्री, जो भी चीज रह गई वो हमारे लिए किसका पार्ट हो जाएगी? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर। ठीक है, हमारी कंट्री को छोड़ के जो भी बाहर वाले कंट्रीज वगैरह जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो सब किसका पार्ट होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट होगा, राइट। तो ये हमारे पास हो गए 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलो सर, हम समझ गए 4 सेक्टर कौन से होते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? देखिए, एग्रीगेट डिमांड लिखते चलिए, एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, एग्रीगेट मतलब मिलाना, सबका एडिशन, सब कुछ जिसमें हम लोग सब मिलजुल के, है ना, सबको ऐड कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट। सबकी, है ना, एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में सबकी अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट, राइट। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? तो डेफिनेशन लिखिए फटाफट। It is the demand of final goods and services by all the 4 sectors of the economy। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे हो गए 4 सेक्टर्स। अब ये चारों सेक्टर्स मिला के जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, उस डिमांड को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास एक कंसेप्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। जितने भी हमारे 4 सेक्टर हैं, उन चारों सेक्टर्स की डिमांड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास एक कंसेप्ट आएगा एग्रीगेट डिमांड। अब सर क्या डिमांड करते हैं? हाउस होल्ड, भाई चिप्स ले आए, नमकीन ले आए, कभी कुछ ब्रेड ले आए, घी ले आए, कुछ बटर ले आए, ये हाउस होल्ड की डिमांड है। लाए और उसको कंज्यूम कर दिया, ठीक है।
फर्म है, एसेट्स खरीद लिया, प्लांट खरीद ली, मशीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, लाए फर्म में और उसको यूज कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो अगेन उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की। गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ब्रिज बनाने हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट चालू करने हैं, हाईवेज बनाना है, रोड्स कंस्ट्रक्शन करना है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, और साथ में इनको सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी प्रोवाइड करनी है, तो उनके अंदर भी इनको काफी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है। अब जैसे लेट्स कि पुअर लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेडिकल किट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इनको भी तो मेडिकल किट्स चाहिए, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है। और भाई हम बाहर से एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। अगर हम बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं अपने देश में, इंपोर्ट हो गया, अपने देश से अगर बाहर कुछ भेज रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो मतलब एक बात तो सर यहां बिल्कुल क्लियर है कि ये चारों सेक्टर कुछ ना कुछ खरीदते बेचते रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, अब यहां हम एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं तो बेचने वाले कंसेप्ट पे बात नहीं करेंगे। ये चारों सेक्टर कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते रहते हैं। अब जो जो गुड्स एंड सर्विसेज ये खरीदते हैं उन सबको जब हम ऐड कर देंगे, इन सब की डिमांड को जब हम ऐड कर देंगे, तो वी विल गोइंग टू गेट एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सबसे बेस्ट डेफिनेशन आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहां हम लोग सेक्टर वाइज स्टडी करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला सेक्टर कौन सा हो गया? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या करता है, तो इसकी आप हेडिंग बना लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हेडिंग बना लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहां पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर जो करता है, डिमांड करता है, उसको हम डिनोट करते हैं सी से, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिखते चलिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड परचेज करेंगे, तो उनमें जो भी इनका एक्सपेंडिचर होगा, उसमें जितना भी खर्चा इनका होगा, उस खर्चे को हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। सेकेंड एग्जांपल लिख लीजिए, लाइक परचेज ऑफ बटर ब्रेड एक्सेट्रा। तो यहां पे जब ये लोग परचेज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे होंगे, और इसी खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी खर्चे को हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक कंसेप्ट आता है बच्चों, यहां पे एक कंसेप्ट आता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, आप जहां पे भी हैं बोलिए एक बार, डिस्पोजेबल इनकम बोलिए जोर से, डिस्पोजेबल इनकम। तो अभी डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? देखिए, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम which is left with the household after doing all the compulsory expenses। जो इनकम इनके पास खर्च करने के लिए बची है, सारे कंपल्सरी एक्सपेंसेस पे कर दिए भैया, अब जो भी इनकम उनके पास बच गई खर्च करने के लिए, उस इनकम को हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो इनकम विच इज लेफ्ट फॉर द स्पेंडिंग, इनकम जो स्पेंडिंग के लिए बची है, डिस्पोजेबल इनकम, राइट। अब ये डिस्पोजेबल इनकम का जो कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अब आप बताइए, अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम होगी तो खर्चा भी क्या होगा? कम होगा। तो क्या हम लोग यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम इज हैविंग द डायरेक्ट रिलेशन with कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैसा रिलेशन है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, लिखते चलिए, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगी, और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगी? कम होगी। तो यहां हमने डिस्कस किया अपना फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दैट इज सी। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन expenditure. C stands for consumption expenditure. So this was the first determinant
सॉरी कंपोनेंट ऑफ डिमांड, राइट। अब हम देखते हैं सेकेंड कंपोनेंट को फटाफट से। सेकेंड कंपोनेंट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, विच इज डिनोटेड बाय आई। कैसे डिनोट होगा सर? ये आई से डिनोट होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाय आई। अब लिख लीजिए कौन करेगा इसको, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को? इट इज डन बाय द, बोलिए, इट इज डन बाय द फर्म सेक्टर। कौन करेगा? फर्म सेक्टर करेगा। किस पे करेगा? ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। किसको खरीदने में? एसेट्स को परचेज करने में जो खर्चा करेगा। एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए मशीन, बिल्डिंग, कोई इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो जब भी बच्चों फर्म सेक्टर जो है वो कोई भी एसेट को परचेज करता है तो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ, राइट। अब इसके बाद सी इज थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बाद दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, थर्ड वाला कौन सा है? बोलिए जल्दी से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कैसे डिनोट होगा ये? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका डिनोट होगा जी से। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका डिनोट होगा जी से। अब ये कौन करेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? जल्दी से बोलिए। इट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर इसको करेगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर जो इस एक्सपेंडिचर को करेगा वो दो पार्ट्स में करता है। फर्स्ट इज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एंड सेकेंड इज सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो जहां जहां भी आपकी गवर्नमेंट एक्सपैंड कर रही है, जहां जहां भी सरकार खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में और सोशल वेलफेयर को क्रिएट करने में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसी को हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स एक्सेट्रा। तो यहां जो सरकार पैसा खर्च करेगी वो सब कहां किसका पार्ट होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और कौन करेगा नेट एक्सपोर्ट्स? फॉरेन सेक्टर से होगा ये। फॉरेन सेक्टर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक्सपोर्ट्स को डिनोट करते हैं एक्स से और इंपोर्ट्स को डिनोट करते हैं हम एम से। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन लिखते चलिए एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट आपका कैसे आने वाला है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो जो भी हम अपनी कंट्री से बाहर से मंगाते हैं, फॉरेन कंट्री से जो भी चीजें हम अपने देश में मंगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अपने देश में मंगा रहे हैं तो इंपोर्ट, उनको हम इंपोर्ट बोलते हैं। और जो भी चीजें हम अपने देश से बाहर भेज रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स। और इन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। इसी के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो आई होप ये आपको डिटरमिनेंट क्लियर हुए होंगे। तो हम अब इसको सम अप करें तो कैन वी से AD इज इक्वल टू C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इसको हम लोग सम अप कर सकते हैं और आप इसको सम अप करके ऐसे एक टेबल में डाल लीजिए। ठीक है, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. So that is C plus G plus I plus net exports, that is exports minus imports. That is clear, right? Now, काफी बार सीबीएसई ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है पूछ ले तो आपका आंसर प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है कंपोनेंट के बाद, दैट इज
एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए, अभी अभी सर आपने बताया एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड ऑफ ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। चारों सेक्टर्स जो चीजें खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे, पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। चारों सेक्टर्स की डिमांड, राइट। तो हमारा जो सिलेबस है वो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है सिर्फ कितना सेक्टर स्टडी करो भाई साहब, 2 सेक्टर की स्टडी कर लो आप बस, ठीक है। और ये 2 सेक्टर्स कौन से होंगे? एक होगा हाउस होल्ड और दूसरा होगा फर्म। तो आप एग्रीगेट डिमांड स्टडी कर लो सिर्फ इन 2 सेक्टर्स की। हमारा सिलेबस हमें क्या बोल रहा है कि आप सिर्फ एग्रीगेट डिमांड स्टडी कर लो इन 2 सेक्टर्स की, हाउस होल्ड और फर्म की, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर्स, राइट। तो अब देखिए, अभी हमने देखा हाउस होल्ड जो करता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी। फर्म जो करता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई। तो कहना है से AD इज इक्वल टू C प्लस आई। हम जब 2 सेक्टर की बात करेंगे बच्चों तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट AD इज इक्वल टू C प्लस आई, क्योंकि हाउस होल्ड करता है C, हमने अभी डिस्कस किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो C प्लस आई व्हेन वी क्लब इट विल मेक एग्रीगेट डिमांड, राइट। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, यहां पे जो ये इन्वेस्टमेंट है हम जब अब स्टडी करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या रख लेंगे? कांस्टेंट रख लेंगे, ठीक है, ताकि हम अपनी स्टडी को बेटर एनालाइज कर सकें। आप अपनी संदीप गर्ग और एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको बताया हुआ है कि हम अपनी यहां स्टडी करते वक्त इन्वेस्टमेंट को क्या रख लेंगे? कांस्टेंट रख लेंगे, क्योंकि ये हमारी स्टडी के लिए क्या हो जाएगी? एक assumption हो जाएगी। दिस विल बी assumption, राइट, दिस विल बी एन assumption। तो इसको हम चैलेंज नहीं करेंगे, अपने को स्टडी करनी है, एग्रीगेट डिमांड को समझना है, तो इन्वेस्टमेंट को रखना पड़ेगा कांस्टेंट। तो अभी हम लोग स्टडी करते हैं एग्रीगेट डिमांड, 2 सेक्टर की होती है। सर समझ आ गया, हाउस होल्ड, फॉर्म, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक फटाफट से ड्राफ्ट करते हैं हम लोग, शेड्यूल बनाते रहिए आप मेरे साथ, शेड्यूल बनाइए जल्दी से। यहां फर्स्ट ले लेंगे इनकम, यहां ले लेंगे कंजम्पशन, ठीक है, यहां ले लेंगे इन्वेस्टमेंट, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड। तो 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है, ये मैंने इनकम ले ली। कंजम्पशन को स्टार्ट करना है आपने 40 से और 80 का डिफरेंस लेना है। 40 से स्टार्ट करके 80 का डिफरेंस लेना है। 120, 360, ठीक है, 360। इन्वेस्टमेंट, अब देखो 40 से स्टार्ट करके 80 का डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट हमने देखा कांस्टेंट लेनी है तो आप 40 ले लीजिए, 40, ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं। अब एडी कैसे आएगी सर? एडी आपने अभी बताया था, हमें याद है, एडी कैसे आएगी? इट इज C प्लस आई, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, C प्लस आई, ठीक है, C प्लस आई। 40, 40, 80, 160, 240, 320, 400, ठीक है, ये आ गई अपनी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो आई होप ये शेड्यूल आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से आपने शेड्यूल बनाना है, आप इस शेड्यूल को भी याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बनाते हैं इसका जल्दी से कर्व, ध्यान से देखना, कर्व बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, याद रखो, बोलिए जहां पे भी हो फटाफट से। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे जो जो हमें शो करना है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे कंजम्पशन कर्व शो करना है, इन्वेस्टमेंट कर्व शो करना है, एग्रीगेट डिमांड कर्व शो करना है, ठीक है। तो इन तीनों कर्व्स को हमें शो करना है, तो वाई एक्सिस पे हम इनको रखेंगे। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले बनाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट कर्व। अब इन्वेस्टमेंट कर्व देखिए, इन्वेस्टमेंट कैसी है? कांस्टेंट है, तो ये जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है, ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। दिस इज आई, इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। इनके शेप्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए, इनकम कर्व नहीं बना रहे, कंजम्पशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 40 से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से तो नहीं स्टार्ट हो रहा, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 40 से। और इन्वेस्टमेंट भी कहां से स्टार्ट हो रही है? 40 से। तो जहां से आपका इन्वेस्टमेंट का ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट, यही से आपका कंजम्पशन का ओरिजिन होगा।
और देखिए कंजम्पशन बढ़ रहा है 40 से 120, 200, 280, 360 बढ़ रहा है, तो कैसा कर्व मिलेगा आपको? एक कैसा कर्व मिलेगा? अपवर्ड स्लोपिंग राइजिंग कर्व आपको मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा? अपवर्ड स्लोपिंग राइजिंग, इस तरीके से एक आपको कर्व मिलेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? इन्वेस्टमेंट कर्व, और ये आपका कौन सा हो गया? कंजम्पशन। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट और ये आपका कंजम्पशन। तो ये देखिए आपका कंजम्पशन कर्व। अच्छा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस ही हमारा एग्रीगेट डिमांड है, तो एक और कर्व हम बना लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये आपका जो कर्व हो गया वो हो गया एग्रीगेट डिमांड। तो मार्किंग कर लेते हैं, दिस इज कंजम्पशन कर्व, दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, अब यहां हमने कर्व्स बना लिए, अब इनकी कुछ स्टडी हम लोग करते हैं, बड़े ध्यान से आप इसको नोट डाउन करते चलिए बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे ये आपका रहने वाला है, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। फर्स्ट डिस्कशन देखिए, सी बार दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब एक चीज याद रखेंगे बच्चों कि कंजम्पशन जो है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। कंजम्पशन किसी भी इंडिविजुअल का, अगर आप धरती पे आए हैं, आपने जन्म लिया है, तो वो आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सिर्फ हवा खा के जिंदा रह लेंगे, सिर्फ पानी पी के जिंदा रह लेंगे। भाई धरती पे आए हो तो कपड़े भी पहनोगे, कुछ खाओगे पियोगे, सब्जी फल फ्रूट कुछ तो आप कंज्यूम करोगे, कपड़े पहनोगे, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होने वाला है। ठीक है, जन्म ले लिया तो खर्चा होने वाला है। तो क्या कोई इंडिविजुअल ऐसा है क्या जिसका कोई खर्चा नहीं होगा, जिसकी जो कंजम्पशन है वो जीरो हो गई? तो सर ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो मतलब कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, और कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, तो इसी को हम लोग डिनोट करते हैं सी बार से, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? लिख लीजिए फटाफट से, इट इज द पॉजिटिव कंजम्पशन, इट इज द पॉजिटिव कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन पर्सन या इंडिविजुअल व्हेन इनकम इज जीरो। इनकम जीरो हो सकती है बट कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। और ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ये किस पे होता है? बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ये कोई एसी पे, आईफोन पे खर्चा नहीं होता है, जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन्हीं पे खर्चा होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो आई होप ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व जो है it will start, क्या हो रहा है मार्कर्स के साथ? it will start from y axis। देखिए ध्यान से आप, जो कंजम्पशन कर्व आपका है बच्चों, कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? y एक्सिस से, ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा। ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू हो रहा? क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। अब ओरिजिन से शुरू होना है मतलब कंजम्पशन हैज टू बी जीरो, but consumption in any case can never be zero. So when consumption could not be zero, so it's very practical that it will never start from the origin. So somewhere it will start on the y-axis. कहीं y-axis से, कहीं ये y-axis है, यहां origin से शुरू नहीं होगा, यहां से कहीं यहां से शुरू हो सकता है, यहां से शुरू हो सकता है, y-axis से शुरू होगा, origin से शुरू नहीं होगा। तो consumption curve it will start on y-axis। देखो क्या होगा कुछ पता नहीं, ठीक है, y-axis से शुरू होगा। क्लियर हुआ? तो कहना है से कि इतना पोर्शन मेरा है, ये मेरा क्या है? सी बार। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर हुई पहली चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कशन देखिए। नेक्स्ट सेकेंड जो चीज है वो ये है, लिखते चलिए, इन्वेस्टमेंट कर्व will be parallel to x-axis forming a horizontal straight line। ठीक है, दूसरा डिस्कशन क्या है कि भाई जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यस, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट्स एन assumption that investment has to be constant. So when investment is constant, the curve so obtained will be a straight line, right? क्लियर हो गई। दूसरी चीज,
ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कर्व आप देखिए एक्स एक्सिस से बिल्कुल क्या करेगा, पैरेलली मूव करेगा, ठीक है। ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है। बोथ द कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों कर्व एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो आई होप अब आपको ये याद रहेगा, राइट। थर्ड चीज देखिए यहां पे, तीसरी चीज बच्चों देखिए, तीसरी चीज बड़े मजेदार है, देखिए थर्ड चीज है कि एडी कर्व will also start from y-axis. It will not start from origin. आप आंसर कर सकते हैं इधर, क्या रीजन है इसका, क्या रीजन है इसका, आप आंसर कर सकते हैं। Why the aggregate demand curve, let me take the diagram to you and explain me that why the aggregate demand curve is starting from the y-axis. Why can't it start from the origin? So you would tell me it's very easy bhaiya, we can answer you because the reason is very simple. Aggregate demand curve includes the consumption. भाई AD कैसे आएगा आपके पास, AD कैसे आएगा, देखिए AD is C plus I, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व के अंदर कंजम्पशन इंक्लूड है, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। अब जब कंजम्पशन ही जीरो नहीं हो सकता, हाउ कैन एग्रीगेट डिमांड बी जीरो, समझ आ रहा है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मिलके बना रहे हैं एडी, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो जब कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता तो एडी कैसे जीरो हो जाएगा, नहीं होगा सर, कभी एडी जीरो नहीं होगा। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व will also start from the y-axis because its value can never be zero because consumption is included in it, and when consumption cannot be zero then aggregate demand could also not be zero, वो भी जीरो नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा AD कर्व है ये भी स्टार्ट होगा from somewhere on the y-axis, right? तो I hope this discussion is clear. Now fourth point लिखते चलिए, I hope आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं। fourth point is the distance between AD curve and consumption curve is same. We can also say that is both the curves are parallel to each other. Can we say this thing कि भाई एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस सेम है। देखो इसको मार्क करते हैं हम इस डिस्टेंस को, ये देखिए यहां पे आप विल यूज दिस येलो कलर, राइट। ये जो डिस्टेंस के बारे में वो बात कर रहा है, दिस डिस्टेंस इज सेम थ्रू आउट, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा आई होप। ये डिस्टेंस क्यों है सर सेम, व्हाई दिस डिस्टेंस इज सेम एंड व्हाई दिस बोथ द कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल समझते हैं क्या होता है, ऐसे बिल्कुल जैसे अब देखिए ये दो है, ये दो मार्कर है मेरे पास, दो मार्कर है। अब ये पैरेलल है क्या, ये पैरेलल नहीं है, बट नाउ दे आर पैरेलल। और ये अब जब आगे मूव करेंगे तो ये पैरेलल ही चलते रहेंगे, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, राइट। पैरेलल हैं दोनों कर्व्स। तो ये जो एडी और कंजम्पशन कर्व है ये पैरेलल क्यों है, क्या रीजन है सर इसका, देखिए इसका रीजन क्या है, लिखते चलिए इसका रीजन क्या है। बिकॉज the difference between AD curve and consumption curve, the difference between AD curve and consumption curve is what investment। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखिए आप AD क्या होता है, C plus I, तो AD और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हमें मालूम है, इन्वेस्टमेंट भी नो कि यहां पे कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, जब ये दोनों कर्व है, इन दोनों के कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम है, तो ये दोनों कर्व भी आगे कैसे मूव करेंगे, पैरेलली मूव करेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस डिस्कशन इज अंडरस्टूड।
कि दोनों का जो डिस्टेंस है बच्चों वो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट यहां पे अपना कैसे है, कांस्टेंट है, इसीलिए जो एडी कर्व होगा और जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगा, दोनों ही कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहने वाला है, और दोनों ही कर्व एक दूसरे को क्या रहने वाले हैं, पैरेलल रहने वाले हैं। ठीक है, पैरेलल रहने वाले हैं। तो आई होप दिस डिस्कशन रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड इज क्लियर टू यू। ठीक है, आई होप दिस डिस्कशन रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड इज क्लियर टू यू। तो ये चार बातें हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा सबसे पहले ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन वी हैव डिस्कस्ड। सेकंड वी हैव डिस्कस कि इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, एडी कर्व कैसा होता है, और एडी कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व के बीच का जो एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है और वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे अब सीबीएसई सवाल पूछे, कैन यू एबल टू राइट द आंसर व्हाई द कंजम्पशन कर्व starts from the y-axis, not from the origin। ठीक है, तो आई होप यू कुड एबल टू राइट अ गुड आंसर फॉर दिस। ठीक है, और इसमें जो भी हमने पॉइंट्स कवर किए उसमें से कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो यू शुड एबल टू राइट द आंसर। नाउ we'll discuss the next topic, that is aggregate supply। देखिए नोट्स बनाते चलिए, थर्ड टॉपिक की हेडिंग डालिए, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, लिख लीजिए, इट इज द क्वांटिटी of goods which all the sectors are willing to sell, can able to sell at particular prices and during a period of time। देखो जो हमारे सेक्टर्स हैं वो जितनी क्वांटिटी को भी बेचना चाहते हैं, दैट इज विलिंग टू सेल, जितनी क्वांटिटी को बेच सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन कर दिया। अब एग्रीगेट सप्लाई को हम टू सेक्टर मॉडल में डिनोट करते हैं बाय C+S, where C is consumption and S is savings। ठीक है, C+S दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, इसको हम डिफाइन करते हैं C+S से। तो AS इज एग्रीगेट सप्लाई इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब सेविंग कैसे आएगा सर, सेविंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेविंग इज इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेविंग आ जाएगा। चलो एक शेड्यूल जल्दी से बनाते हैं, इसका भी शेड्यूल बनाइए मेरे साथ। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन बनाइए 40 से 80 का डिफरेंस। ठीक है, ये आपका हो गया कंजम्पशन। इसके बाद आप निकालिए सेविंग्स, इनकम माइनस कंजम्पशन, माइनस 40 माइनस 20, 0, 20, 40, 60, ये हो गई अपनी सेविंग्स। अब जल्दी से निकाल लीजिए एग्रीगेट सप्लाई। कैसे आएगी एग्रीगेट सप्लाई, C+S। ठीक है, C+S 0, 120 प्लस माइनस 20 इज 100,
200 plus 0 is 200, 280 plus 20 is 300, 360 plus 40 is 400, 440 plus 60 is 500। ठीक है, ये हो गया अपना एग्रीगेट सप्लाई। अब बच्चों आपको यहां क्या चीज सिमिलर दिख रही है, इस शेड्यूल में क्या चीज आपको सिमिलर दिख रही है? तो आप बोलेंगे सर हमें एक चीज यहां सिमिलर दिख रही है कि जो इनकम है वो किसके बराबर दिख रहा है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर दिख रहा है। इनकम किसके बराबर दिख रहा है? एग्रीगेट सप्लाई। तो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूं फ्लो चार्ट के थ्रू, तो ध्यान से आप इसको समझिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई भी सेलर जब सप्लाई करता है गुड्स की, और सप्लाई करके जो भी उसको मनी का इनफ्लो आता है, जो भी पैसा उसके पास आता है सप्लाई करके, जो भी पैसा इनफ्लो आएगा, उस पैसे से वो पेमेंट करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। सर क्या होती है फैक्टर पेमेंट? भाई जो आप प्रोडक्शन करते हो, आप फैक्टर्स तो लगाओगे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल तो लगाओगे। तो लैंड आपको फ्री में मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। लेबर आपको फ्री में काम करेगा? नहीं करेगा। अब तो कुछ तो उसको बदले में दोगे ना। अब लेबर से काम करवा रहे हो तो वेजेस दोगे। तो ये जो पेमेंट आप देते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन लीव ऑफ देयर सर्विस, वो अपने आपको सर्विस दे रहे हैं, बदले में आप उनको जो पेमेंट दे रहे हो, इन्हीं पेमेंट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? इन्हीं पेमेंट को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब फैक्टर्स पेमेंट दी जाएंगी, जैसे लैंड हो गया तो लैंड पे दिया जाएगा रेंट, लेबर हो गया, लेबर को दिया जाएगा वेजेस। ठीक है, कैपिटल हो गया, कैपिटल पे दिया जाएगा इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर खुद के लिए बचा के रखेगा प्रॉफिट। तो देखो हुआ क्या, जो भी पैसा एग्रीगेट सप्लाई करके आया, उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में। ठीक है, मान के चलो कि लेट्स सपोज 100 रुपीज आया था सप्लाई करके, तो ये 100 हमारी होगी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब 100 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 10 रेंट, 20 वेजेस और 20 इंटरेस्ट और 50 प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 10 रेंट, 20 वेजेस, 20 इंटरेस्ट एंड 50 प्रॉफिट। ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब जरा ऐड करिए इन सबको, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसका सम कितना आया आपका? 100 आया सर। इसका सम कितना आया? 100 आया। सप्लाई भी कितनी थी? 100 थी। इन सब की एडिशन को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। एक इनकम मेथड आपने स्टडी किया होगा, आप वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, मेरा वीडियो भी है उस पे। तो इन सब के एडिशन को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। तो भाई जो पैसा आया था सप्लाई करके, उसको हमने यूज कर दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट में, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एडिशन ही नेशनल इनकम होता है। तो सीधी सी बात है, जितना एग्रीगेट सप्लाई आया वो आपके किसके बराबर होगा? नेशनल इनकम के बराबर होगा। तो ये आप फ्लो चार्ट जल्दी से बना सकते हैं। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि वाई नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका कर्व, और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट। तो देखिए आप कर्व देखते हैं दोनों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन। यहां आपको मैंने बताया था, बोलिए इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। ठीक है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। और यहां इस कर्व पे आप दिखाएंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए, अब एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम दोनों बराबर होते हैं। ये जो आपका कर्व होगा, यही कर्व आपका होगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और यही आपका कर्व होगा नेशनल इनकम, या इसको आप लिख लीजिए इनकम कर्व। क्योंकि दोनों की वैल्यूज कैसी थी बच्चों? दोनों की वैल्यूज कैसी थी सर? दोनों की वैल्यूज सेम थी। तो इसीलिए जो दोनों कर्व हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? कॉन्साइड करेंगे। बोथ द कर्व्स कॉन्साइड ईच अदर, राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? अज्यूम करें ये आपका इनकम कर्व है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ऐसे लाई करेंगे।
ठीक है, I hope this is visible to you. Both the curves are lying on each other because their values are same. So when this situation is goes when two different curves lies on each other, such a situation is known as coinciding the curves. तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए दोनों ही कर्व एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे, राइट। अब यहाँ आपको एक चीज, लास्ट चीज आज की क्लास की समझ लेनी है कि जो इनकम कर्व है आपका वो 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है। छोटी सी बात याद रखना, ये आपका देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, दोनों एक्सिस मिलके आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और इसको बिल्कुल बीच से डिवाइड करता हुआ आपका इनकम कर्व जाएगा और 90 को जब आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री का इंटरसेप्ट यहां पे होगा। व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल, रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज द proportion of increase in income is same, that is income increases at constant rate। इनकम जो इंक्रीज कर रही है बच्चों वो कैसे इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। देखिए जरा 0 से 100, जब वो 0 से 100 गई 100 इंक्रीज हुई, 100 से 200 गई अगेन 100 इंक्रीज हुई, 200 से 300 गई अगेन 100 इंक्रीज हुई, सो ऑन सो फोर्थ, ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। तो यहां पे जो इंक्रीज इन इनकम का प्रोपोर्शन होगा वो आपका सेम होगा, इसीलिए जो आपका इनकम कर्व है, कहां गया भाई, जो आपका इनकम कर्व है बच्चों वो आपके ओरिजिन को कैसे डिवाइड करेगा, 45 डिग्री पे डिवाइड करेगा। ये व्हाइट बोर्ड्स की ना बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेम, इसीलिए कांस्टेंट रेट से इनकम बढ़ रही है, इसीलिए ये आपका 45 डिग्री पे डिवाइड करेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास का सारा समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से इनको नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए और इसके बाद हम लोग अपने जो टॉपिक्स करेंगे दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, consumption equation, saving equation, difference between autonomous investment and difference between the autonomous and induced investment, and then we will end this chapter, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास को करने से पहले इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आपकी कल इवनिंग तक या परसों मॉर्निंग तक आपकी नेक्स्ट क्लास भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। दिसंबर आ चुकी है, 6 तारीख आज हो चुकी है, एग्जाम बिल्कुल हेड पे है, यू हैव टू स्टार्ट स्टडी, अभी पढ़ना शुरू कर दो। बहुत मस्ती, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया चला लिए, थोड़ा सा कम करो और अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू करो, ठीक है। जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उन पे अभी बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू करो। नोट्स अपने प्रिपेयर रखो क्योंकि नोट्स ही हैं जो आपको लास्ट में हेल्प करेंगे। वो मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट अगर आपके खुद के नोट्स होंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में कर्व्स वगैरह बना रखे होंगे, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन स्टडी एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन फेचिंग द मार्क्स। चीजों को एक बार आप पहले खुद से लिख के देख लेते हैं तो वो चीजें माइंड में सेट भी आपको हो जाएंगी और आपको रिकॉल करने में, उनको रिवाइज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विद दीज few words, these stopping words, I would like to stop the class. We'll continue in the next class. Thank you.